हेलो, नमस्कार। मेरा नाम आस्था टाटिया है और मैं हैप्पीनेस कोच हूँ और टेट आ टेट विद मूवर्स एंड शेकर्स की इस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके साथ मैं बातचीत करूंगी, चैट करूंगी, इंटरैक्ट करूंगी। ये किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। अभी जब आप इनसे मिलेंगे, रूबरू होंगे, तो आप खुद ये जान पाएंगे कि किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। हम सभी इन्हें जानते हैं और राजस्थान से आप ताल्लुक तो रखती हैं, लेकिन कालबेलिया नृत्य को और कालबेलिया नृत्य के माध्यम से न सिर्फ देश भर में पर विश्व भर में अपनी एक छाप इन्होंने बनाई है। पद्मश्री से इन्हें नवाजा गया है। तो बहुत ही बड़ी शख्सियत तो ये है, पर उतनी ही खूबसूरत इंसान भी ये है। पूरे कालबेलिया समुदाय को एक मकाम पर ये लेकर आई हैं। लीडरशिप की जब हम बात करते हैं तो कैसे लीडरशिप के अलग अलग शेड्स होते हैं, किस तरह से उस लीडरशिप के जो न्यूएंसेस हैं उनको इन्होंने जिया है, इन्होंने सबको साथ लेके ये चली हैं। तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ये एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है। उनकी जिंदगी में थोड़ा सा हम आज जान पाएंगे कि उनकी जर्नी कैसे रही है। तो आई एम श्योर आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, मैं भी बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। और चलिए स्वागत करते हैं गुलाबो सपेरा जी का। नमस्कार गुलाबो जी। जी नमस्कार जी। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है अभी लॉकडाउन तो है, कहने को हम सब घर पर हैं, लेकिन आपके लिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं। आई एम श्योर ऑनलाइन क्लासेस में दुनिया भर से लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं नृत्य, है ना? तो उसके बावजूद आपने वक्त निकाला और आज आप यहाँ पर मेरे साथ हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं। मुझे याद आ रहा था गुलाबो जी, और अभी मैं आपको बोल भी रही थी कि एक इंटरव्यू हमने किया था जब मैं ईटीवी के साथ जुड़ी हुई थी, और तब हमने एक इंटरव्यू किया था और गुलाबो जी की जिंदगी के कई सारे पहलुओं पर के बारे में उस दिन मुझे जानने को मिला था। और आज वो ही कुछ पहलू आपके सामने, आपके साथ में चाहूंगी वो शेयर करें। प्लस जैसा मैंने कहा कि लीडरशिप की कुछ बातें हम जरूर करेंगे कि कैसे वो पूरे समुदाय को यहाँ लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं गुलाबो जी। सबसे पहले जब आपने मुझे पिछली बार भी ये बात बताई थी कि कैसे पैदा होते ही 1 घंटे में, आपके पैदा होते ही आपको जिंदा दफना दिया गया था, तो उस बारे में मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां होते हुए भी जहाँ परिवार में इस तरह का एक जो माहौल था, उसके बावजूद आज आप यहाँ हैं, तो कैसे शुरुआत हुई, मैं वहां से आपसे जानना चाहूंगी। हम लोग कालबेलिया समुदाय से हैं। कालबेलिया जो सपेरा लोग होते हैं, सांपों को नचाते हैं, बीन बजा के घर घर जाके उनकी पूजा करवाते हैं। हर गुरु कनिपावनाथ जी के शिष्य हैं, जो गुरु गोरखनाथ, कनिपावनाथ जी, मच्छिंद्रनाथ जी, ये 9 नाथ है। तो नाथ पंथ में है हम लोग। और तो हम लोग जंगल में रहते थे, हमारे गुरुजी भी जंगल में रहते, कनिपाना, और हम भी जंगल में रहते। तो हमारे शुरू से ही रूल था कि ज्यादा लड़कियां नहीं रखते हैं, क्योंकि हम घर में जंगल में रहते हैं, घर बार अपने है नहीं, खाने पीने का इतना मिलता नहीं है, कपड़े भी इतने मतलब हमारे पैसे नहीं होते, हम तो मांग के पेट भरने वालों में से थे। तो सदियों से ये रूल बनाया था कि अपन ज्यादा बेटियों नहीं रखेंगे, क्योंकि बेटी रखेंगे तो उसकी शादी भी करनी पड़ेगी, कपड़े लत्ते जेवर सब देने होते हैं। तो सदियों से रूल था कि अपने ज्यादा बेटी नहीं रख के, एक बेटी रख लो ज्यादा, नहीं तो बेटियां बिल्कुल नहीं रखते थे। तो बस मैं भी उसी घराने में, उसी समाज में पैदा हुई। तो धनतेरस का दिन था और पापा चले गए थे मार्केट, क्योंकि दीपावली के 2 रोज पहले की बात है। तो शाम की 7 बजे मैं जन्मी और औरतों ने बताया नहीं, घर में ही हुई थी, औरतों ने बताया नहीं कि बेटा हुआ ये बेटी। उन्होंने ले जाके मुझे जमीन में गाड़ दिया, नाड़ा वाड़ा कुछ नहीं काटा, और माँ को बताया नहीं और मुझे जमीन में गाड़ दिया। तो थोड़ी देर बाद मेरी माँ सोची कि बच्चे को नहला के लेके नहीं आए क्या, नहीं रोने की आवाज आ रही है। तो मेरी माँ ने जैसे पूछा, तो जो औरतों ने जो जन्माया था
उन्हीं औरतों ने मेरी माँ को धमकाया और कह दिया कि बोले चल रहने दे तू, तो जो भी था वो ज़मीन में गया और अब बच्चा ज़िंदा नहीं है। मेरी माँ रोने लगी। मेरी मौसी से पूछा तो पता चला कि मैं लड़की हुई थी और मेरे को ज़मीन में गाड़ दिया। तो मेरी माँ मेरी मौसी के सामने हाथ जोड़े और कहने लगी बोले बच्ची को वापस लेके आ जाओ। तो मेरी मौसी ने कहा कि नहीं, समाज के खिलाफ मैं नहीं जा सकती और अपन देखते हैं, थोड़ी तसल्ली रखो। तो रात की 12 बजे मेरे पापा आए थे, पापा को बताया नहीं था कि लड़की हुई उसको गाड़ दिया, क्योंकि पापा को पता चला कि डिलीवरी हो गई है, तो वो पापा मंदिर में जाके, हमारे मंदिर था, माता के पुजारी है मेरे पापा, तो वो वहाँ जाके बैठ गए और पर वो उनको वहम हो रहा था कि बच्चा जो भी हुआ है वो रो नहीं रहा है, बात क्या है? तो रात की 12 बजे मेरी माँ और मेरी मौसी हिम्मत जुटाया, उन्होंने कहा, मेरी माँ का विश्वास था कि बच्चा मेरा ज़िंदा मिलेगा। मेरी मौसी ने कहा भी अभी तो 5 घंटे हो गए, मर गई होगा। पर मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मेरी आत्मा कहती मेरा बच्चा ज़िंदा मिलेगा मुझे। तो मेरी माँ और मेरी मौसी जाके और जहाँ मुझे को ज़मीन में गाड़ा था, वहाँ से मुझे निकाल के लेके आई और मैं उनको ज़िंदा मिली। क्योंकि हमारे जो बच्चे को गाड़ते हैं, तो उसके ऊपर घास-फूस डालते हैं पहले, हरी घास डालते हैं, फिर उसके बाद मिट्टी डालते हैं, फिर उनको पाँव से दबाते हैं कि बच्चा जल्दी खत्म हो जाए। पर मैं खत्म नहीं हुई, मैं ज़िंदा ही मिली मेरी माँ को। मेरी माँ बहुत खुश हो गई और घर लेके आए, जब नाड़ा-वाड़ा काटा, जब मेरे को नहलाया, तो मैं रोने लगी तो मेरे पापा ने कहा कि बोले क्या हुआ था बच्चा अब क्यों रो रहा है? सुबह मेरे पापा को पता चला कि मुझे ज़मीन में गाड़ दिया था, तो मेरे पापा ने पूछा समाज वालों से और औरतों से, उससे पहले मेरे समाज वाले मेरे पापा को धमकाने लगे कि लड़की को गाड़ दिया था और मुर्दा लड़की को निकाल के लेके आई है तेरी औरत रात को, और ये तो समाज से बिल्कुल खिलाफ। मेरे पापा ने कहा कि मेरे घर में मैं दुर्गा माता की पूजा करता हूँ, चामुंडा माता के मैं पुजारी हूँ। मेरे घर में पहले 3 बेटियाँ हैं, मैं इस रूल से खिलाफ हूँ, आपने मेरी बेटी को ज़मीन में क्यों गाड़ा? तो बस जन्म से ही विरोध चालू हो गया था मेरे, और समाज से बाहर करने की धमकी देने लगे और काफ़ी दंड-मुंड किया, उन्होंने मेरे पापा पे जुर्माना किया कि तुम मुर्दा लड़की को निकाल के लाए हो, अब ये पता नहीं कौन है, क्या है? मेरी माँ ने कहा मुझे ज़िंदा मिली है, मेरी बेटी मरी हुई थोड़ी ना, ज़िंदा है। तो इस तरीके से बस जन्म से ही ये विरोध चालू हुआ। 6-7 महीने की थी मैं, तो जैसे बच्चा बैठने लग जाता है, थोड़ा गुड़ालियाँ चलने लग जाता है, तो फिर मेरे पापा मेरे को साथ रखना स्टार्ट कर दिए थे। वो इसलिए कि डरते थे कि समाज वाले कहीं मुझे मार नहीं दें फिर से। तो मेरे पापा वो साँप की टिपारी के ऊपर बिठा के जब साँपों को नचाने लेके जाते, तो मुझे साथ लेके चले जाते और वहाँ साँपों का बचा हुआ दूध मुझे पिलाते। इस तरीके से मैं पापा के साथ 12-13 घंटा रहती थी। शाम को पापा लेके आते घर पे और फिर 2-3 साल की हुई, फिर साँपों के साथ डांस करना स्टार्ट कर दिया मैंने, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियाँ नहीं नाचती और डांस गाना नहीं था। सिर्फ़ हमारे समाज में था तो साँपों को नचाने का काम था। साँपों को बीन के ऊपर साँपों को घर-घर जाके पूजा करवाना, उनको नचाना। तो मैं पहला लड़की थी जो मैं डांस करना स्टार्ट किया। फिर समाज वालों को बुरा लगा कि ये लड़की है, लड़का नहीं। तुम क्या सिखाते हो इसको, बीन बजाना या साँपों को नचाना? तुम तो बेटी को नचाते हो, बेटी की कमाई खाते हो, तो तुम समाज में रहने काबिल हो ही नहीं। तो इस तरीके से फिर से मेरे पापा को धमकी देने लगे। तो मेरे पापा मैं जब 3-4 साल की थी तो घर रखना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं घर रहने लगी। तो मेरे को तो वो तलब लगती थी कि जब से मेरे को डांस नहीं करवाया तो मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। मुझे खाना नहीं खाना, मुझे डांस करना। तो मेरी माँ तम्बू के पर्दा लगा के और फिर अंदर मेरे को गाना सिखाती थी और घंटा आधा घंटा मुझे डांस करवाती, बस फिर मैं तैयार एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से मेरा बचपना सारा गुज़रा। मेरी माँ मुझे खुश रखती थी, मेरे पापा मुझे खुश रखते थे और जैसे नाचने की कहती वो नचाने लग जाते। फिर छोटी-छोटी लड़कियों को लेके मैं गाँव ढाणियों में चली जाती थी। उनको लालच दे देती, तुम जो रोटी देवे, जो भी घाट राबड़ी जो मिले तुम खा लेना, मुझे तो नचा के ले आओ। तो इस तरीके से मैं उन औरतों के साथ, बच्चियों के साथ चली जाती। फिर कभी-कभी फागुन का महीना आता तो हमारे फागुन के महीने 1 महीना हम लोग जाते नाचने के लिए टंग लेके। तो फिर हम लोग वो जब मुझे लेके जाते थे और फिर साल में 1 बार मुझे नचाते, खूब पैसे मिलते थे उनको, उसके बाद मुझे नहीं नचाते। फिर मैं बड़ी सरप्राइज़ होती कि मेरे को 1 महीना ये लोग नचाते, फिर मेरे को आँखें बताते, क्यों? तो बोले छोरी तू घर रह, तू डांस नहीं करेगी, तू नाचेगी नहीं, तू समाज के ऊपर कलंक है, तू समाज का नाक काटेगी, तू वो करेगी। तो मैंने कहा तुम लोग नचाते भी हो और मुझे डाँटते भी हो, मुझे ये समझ में नहीं आया। बोला होली के दिनों में तो इसलिए नचाते कि 2 पैसे आ जाए हमारे पास, 24 घंटा थोड़ी ना नचाना तेरे को। तो इस तरीके से मेरा पूरा बचपना
लड़ाई झगड़ों में गुजरा। और मतलब फिर मैं बचपन से आप फाइटर रही हो, पहले तो मैं लड़ जन्म करके से ही आपने अपनी जिंदगी छीनी जन्म है से ही सबसे पहले। जन्म से मतलब मौत के मुंह से निकल कर आए हो आप, और उसके ही। बाद डांस जो आपका पैशन था, आपकी कण कण में जो बसा हुआ है, उसके लिए इस आपने डांस लड़ाई की कि इस जी। डांस को मैंने जन्मा है, ये डांस की जन्मदाता समझो, या ये डांस मेरे साथ जन्मा है और ये गॉड गिफ्ट है। मम्मी पापा से प्रेरणा मिली है मुझे और मेरे जीजा जी से। ये लोग मुझे बचपन में नचाते थे और फिर मैं ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है वो 81 में, 81 में मैं पुष्कर मेला में डांस कर रही थी। फिर हम्म। औरतें लेके गई मेरे को नचाने के लिए कि अपना काजल बिंदी के पैसे मिल जाए और नाच लेंगे, थोड़ा मेला भी घूम लेंगे और पैसे भी मिल जाएंगे। तो वहाँ पे मुझे नचा रही थी। तो वहाँ पे अपने हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे जी टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे। वो देखते देखते फोटो खींचते खींचते टेलों की साइड में आ गए। वहाँ पे देखा तो मैं नाच रही 19-20 लड़कियों के बीच में। तो उनको बहुत अच्छा लगा। मेरे को हाथ लगा के देखा कि बोले तेरे बदन में हड्डियां है या नहीं? ऐसे रबड़ की गुड़िया की जैसे घूम रही है, इधर की उधर। क्या है तू, हम्म। रबड़ की गुड़िया है क्या? तो मैं हम्म। वो सोची, मैंने कहा जिसको मैं सपने में देखती थी, ये गोरी मैम मेरे को दिखती थी, मैंने कहा वो आज मुझे सामने आ गई मेरे। तो मैं बोली नहीं और बस नाड़ का ऐसे वो इशारा करती रही। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम शाम को प्रोग्राम करोगे? तो हमने प्रोग्राम से, मैंने कहा जानते नहीं मैडम प्रोग्राम क्या होता है? तो बोले जैसे हम्म। आप लोग यहाँ नाच रहे हो वैसे वहाँ नाचना शाम को। तो फिर मेरे को कीर्ति जी ने रात को वहाँ बुलवाया, शाम को वहाँ नचवाया स्टेज पे, घूंघट निकाल के। लोग बैठ के देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तो जब डांस कर रही थी तो ताली बजा रहे, मेरे को ऐसा लग रहा है ये लोग मुझे भगा रहे हैं या फिर मैं समझ नहीं पा रही थी। पर मुझे इतना अच्छा स्टेज पे डांस करते हुए, मैंने कहा इसको तो बजाने दे, छुई बजा दे तालियां। मैं तो मेरे नाचती रही, घुंघरू दे दिए थे भाई साहब ने, तो घुंघरू पहना मैंने और मैं तो नाचती रही बहुत देर तक, डांस करती रही। और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई। तो मैंने इतना जरूर पूछा उनसे, मैंने कहा ये लोग जो दोनों हाथ बजा रहे थे तालियां, तो ये क्या क्या मेरे को भगा रहे थे या फिर क्या कर रहे थे? तो भाई जी ने कहा कि पागल, वो तेरे को मतलब तेरे को क्या तारीफ वेलकम कर कर रहे थे, रहे खुश थे, हो रहे तेरी थे। तारीफ कर रहे थे तालियां बजा के, तू इतना अच्छा डांस कर रही है। तो उस रोज मैंने ठाना कि मेरी जगह रोड पे डांस करने की नहीं है, मैं टीलों पे नहीं कर सकती, रोड पे नहीं, मेरी ये जगह है, स्टेज है मेरा, ये और स्टेज उस मेरा वक्त मंदिर है। आपकी उम्र कितनी थी जब आपने ये पहला परफॉर्मेंस किया था? 7-8 साल की थी, 7 साल, 7 साल की? 7 साल की ओह। थी, एटी मतलब वन की सात बात है। साल में आपने पहला स्टेज परफॉर्मेंस किया, और पहला उसके बाद फिर पहला कैसे आगे बढ़ते गए? बस फिर उसके बाद जब दूसरे रोज हमारे को बुलवाया तो औरतों ने कहा कि इसको तो मैम ने पसंद कर लिया और पता नहीं कहाँ लेके जाएगी, तो मुझे रोक दिया। तो बोला तू यहीं रहे, आज हम ही जाएंगे। वो गए तो मैडम ने भगा दिया उनको। फिर उसके बाद वापिस आई मुझे औरतें लेने के लिए, बोले बोल देना बुखार हो गया तेरे को। इस तरीके से धमका के लेके गए। फिर शाम को प्रोग्राम दूसरे रोज किए, प्रोग्राम 2 रोज वहां पे किए। फिर उसके हम्म। बाद भाई साहब ये तो मेला खत्म हो गए, तो दूसरे रोज फिर समाज की बड़ी पंचायती बैठ गई कि बोला ये लड़की तो तख्तों पे डांस कर लिया और जिस जगह नहीं करना चाहिए था उस जगह किया, तो भाई तू तो समाज से बाहर हो जा, तेरा भी समाज में जगह ही नहीं है तेरे लिए। तो मेरे पापा ने कहा कि मेरी अकेली बेटी ने थोड़ी ने किया, बहुत सारी औरतें थी साथ में। बोले नहीं, हम्म। इसी लड़की ने किया। तो पापा को कहा कि अब ये लड़की बिल्कुल डांस नहीं कर सकती, तो मेरे पापा ने मना कर दिया कि अब नहीं कर सकती। फिर कृषि मैम का एक मैसेज आया, संदेश एक आदमी को भेजा, हमारे समाज वाले यार रामबाग होटल में बैठते थे सांपों को नचाने के लिए। उनको कहा कि वो जो पुष्कर में थी लड़की वो लेके आओ। तो वो आए, वहां पे समाज के लोग, मेरे पापा ने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं भेजना, क्योंकि समाज वालों ने मना कर दिए। फिर मेरे भाई के साथ में बड़े वाला भैया था, उसको हाथ जोड़े, मैंने कहा भैया अपन चलते हैं, उस मैम से मिलना है मुझे, गोरी मैम से। और वो मैम देखो मुझे बुला रही है। तो हम लोग रात की 1 बजे दोनों बहन भाई, मगर पैसे किराया विराया कुछ नहीं हमारे पास में, और बस में बैठ के हम लोग और जयपुर आ गए। बस उस रोज से आई भी हो जयपुर। उसके 5-6 महीने बाद मेरे मम्मी पापा आ गए और धीरे धीरे करके मेरा पूरा परिवार यहाँ आ गया। और मैं बस जयपुर की होके रह गई। मुझे महारानी गायत्री देवी जी ने, मेरे पापा ने बहुत समझाया कि बोला ये आपकी बेटी नहीं है बाबा, ये एक पूरे राजस्थान की बेटी है, पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, आपको पता नहीं ये एक आपके समाज के लिए
एक नया, एक कहते हैं ना कि एक भगवान पैदा होता है, उस तरीके से तुम्हारे एक नया भगवान हुआ है और ये पूरे देश का नाम करेगी। मेरे पापा ने राजमाता की गोद दिया कि बोला मैडम आज से ये आपकी बेटी, आप ही रखो। और बस इतना है कि हम तो गरीब लोगों की इज्जत है, वैसे वो इज्जत पे कोई दाग नहीं लगना चाहिए। मेरी राजमाता जी ने कहा कि राजमाता जो है ना महारानी गायत्री देवी, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी सरकारी प्रोग्राम करती है, देखो पुलिस वाले खड़े रहते हैं बाहर, कोई भी देखता नहीं है। रोड पे डांस करने से तो अच्छा नहीं कि स्टेज पे डांस कर रही है आपकी लड़की। तो इस तरीके से सजाए मेरे पापा पूरे समझ के, फिर समाज से मेरे पापा मेरे तक आँच ही नहीं आने दी। फिर लड़ते रहे पूरी ज़िंदगी मेरे पापा समाज से, बोला कोई नहीं मेरी बेटी अच्छा काम कर रही है, एक रोज़ बहुत बड़ा नाम करेगी मेरी बेटी। बस इस हुँ, तरीके से मेरे पापा लड़ते रहे और मेरी माँ और मेरे पापा और मेरा परिवार मेरा साथ दिया। और फिर मैं 85 में अमेरिका चली गई। फिर उसके बाद तो फिर कंटिन्यू मैं वहाँ पे राजीव गांधी जी से मिली, भाई बने मेरे और लता जी का भी आशीर्वाद वहीं मिला मुझे। हुँ। और उसके बाद तो मैं 165 कंट्री जा चुकी हूँ। बहुत सारे मेरे को नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिले हुए हैं। 165 165 देशों में आप परफॉर्म कर चुके हो। जी, और एक कंट्री में कितनी बार गई हूँ ये मुझे खुद को पता नहीं। जैसे फ्रांस में तो वाह! मेरा घर ही है। फ्रांस में तो हिंदुस्तान से ज़्यादा मेरा नाम है। और हुँ, डेनमार्क में भी मेरा घर ही है। वहाँ पे मेरे परिवार की जैसे सब लोग वहाँ ऐसे कि जैसे मैं यहाँ हूँ वैसे वहाँ हूँ। तो इस तरीके से बस मैंने अपनी जगह बनाई और बस मेरा ये सपना है कि जैसे मैं अमेरिका से वापस आई, तो समाज हाँ। के लोगों ने कहा कि पहले वो लोग विरोध करते थे। जाने से 1 वर्ष पहले मेरे पापा गुज़र गए। तो मैं दिल्ली थी उस टाइम पे। फिर मेरे को वापस लेके आए समाज के लोग और मेरे को बताया कि तेरे पापा नहीं रहा बेटा, अब तू नहीं जा सकती अमेरिका। अब रेलगाड़ी में नहीं बैठेगी, अब तो अमेरिका के देश में नहीं जा सकती अंग्रेजों के देश में। हुँ, मैं खूब रोई, बेहोश पड़ी रही 4-5 घंटे। फिर उसके बाद मैं रात की 12-1 बजे मेरे को होश आया, जैसे मैं जयपुर से अच्छा दिल्ली से लेके आए थे जयपुर। यहाँ लाके मुझे बताया। तो रात के 1-2 बजे मेरी माँ से बात करी, माँ मेरे को जयपुर जाना है दिल्ली जाना है वापस। मेरी माँ ने कहा बेटा ऐसी हालत में कैसे जाओगे आप? पापा तो रहे नहीं और फिर हमारा क्या होगा? मैंने कहा पापा अपने साथ में ही है, पापा कहीं पे भी नहीं गए। आप देखो पापा का शरीर बनाया हुआ है। मेरे पापा मेरे लिए इतनी लड़ाई करते थे कि मेरी बेटी चील गाड़ी में बैठ के जा रही है, अमेरिका देश में जा रही है। तो मेरे पापा की तो ना बात ही खराब हो जाएगी माँ। तो मेरे पापा कहीं नहीं गए, मेरे पापा साथ है। तो इस तरीके से मैं सुबह 5 बजे की वो बस लेके और बस में बैठ के फिर मैं दिल्ली चली गई और दिल्ली से फिर मैं अमेरिका गई। 65 दिन वहाँ रही, बड़ी-बड़ी बुकों में नाम आया, मैगज़ीनों में नाम आया और यहाँ पूरे अखबारों में आता था, तो समाज के लोगों को बहुत मान-सम्मान मिल रहा था यहाँ। चाय पिलाते थे 1 ग्लास में। पहले-पहले वो लोग मना करते नहीं साहब हमारी लड़की नहीं है ये। बाद में हुँ, कहा कि वो तुम्हारी ही बेटी है। देखो कितनी बड़ी बुक में नाम है उनका, कितनी बड़ा हुँ। काम कर रही है वो। तो फिर कहा बोला हाँ साहब। तो मैं वापस आई तो समाज वालों ने मुझे बहुत मान-सम्मान दिया, माफ़ी माँगी, बोले बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी बेटियों को भी सिखाओ। मैंने कहा आप तो बेटियाँ रखते ही नहीं, आपकी कहाँ बेटियाँ हैं बताओ कौन-सी बेटी को सिखाऊँ? उस रोज़ से फिर उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि आज के बाद हम किसी बेटी को नहीं मारेंगे, हमारे घर में भी गुलाबों चाहिए। तो उस रोज़ के बाद फिर हमारे किसी भी बेटी को नहीं मारते और बेटियों को मारने का और गाड़ने का रूल ही वो जो रिवाज था वो खत्म कर दिया। तो मेरी वज़ह से सारी बेटियों का मतलब जान बची और आज एक ही घर में 8-8 10-10 बेटियाँ हैं और वही कमा के खिला रही माँ-बापों को और ससुराल वालों को भी और पीर वालों को। बहुत सुंदर, इस तरीके कमाल से का। ये मेरा स्टोरी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है और तो बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। तो जहाँ आपने अपने लिए भी आप खड़ी रही, छोड़ा नहीं आपने और बहुत गज़ब बात है कि पिताजी का स्वर्गवास हुआ और फिर भी आपने कहा कि नहीं उनकी बात को मैं हल्का नहीं होने दूँगी, उनकी बात को तो मैं रखूँगी और आप चली गई और आपने परफ़ॉर्म भी किया। आसान नहीं है, जी, छोटी बात नहीं है। तो ये जी, आपकी वो जो फाइटर स्पिरिट है, जो शुरू से आपने रखी, उसको दर्शाता है और पूरे समुदाय को इस मकाम पर लाई जहाँ उनको इज़्ज़त मिली, कालबेलिया समुदाय को एक अलग नज़र मैंने से उनसे देखा जाने लगा। वहाँ पे पूछा कि आपके डांस का नाम क्या है? तो मैं हाँ। चाहती तो वो डांस दे सकती थी, लेकिन मैंने कहा हुँ, नहीं, ये डांस का नाम आप मैं साँप की जगह नाचती हूँ, तो इसको सपेरा डांस बोल सकते हैं आप, क्योंकि मैं हुँ, साँप की जगह नाच रही हूँ। तो इसका डांस सपेरा है और हमारी लड़की के भी आप सपेरा सरनेम हमारे हाँ, औरतों के सरनेम नहीं लगता था पहले।
तो मैंने कहा हाँ। आप सरनेम में हमारा सपेरा लगाओ, मैं सांप की जगह नाच रही हूँ। तो अभी जैसे गुलाबी हम्म, सपेरा, तो सरनेम भी मेरे से स्टार्ट हुआ और इस डांस का नाम सपेरा रखा और मैंने कालबेलिया के नाम से मैंने इसको फेमस किया, इसलिए कि मेरे समाज का नाम हो, ये समाज आगे बढ़े और समाज को भी जगह मिले कहीं न कहीं। और वो कमा के खाएँ, माँग के नहीं खाएँ, वो कमा के हम्म, खाएँ, उनके बच्चे हम्म, पढ़े-लिखे, वो भी दुनिया में आए, बैठे लोगों के बीच में, कि लोग क्या होते हैं, जब हम अमेरिका गए, इतने बड़े-बड़े लोगों के बीच में बैठते थे, इतने बड़ी-बड़ी टेबल पे, इतने रविशंकर जी को देखा, लड़ाखा साहब को देखा, कलाकारों को, इतने बड़े-बड़े वो प्रोग्राम कर रहे हैं। हम इतने-इतने वहाँ बड़े-बड़े जैसे अमर सेठ साहब के घर गए, वहाँ की मिनिस्ट्री में हम लोग गए, या वापिस आए तो राजीव गांधी जी के यहाँ हम ऑफिस में गए, वहाँ उनके घर पे चाय पिया। तो 2 महीनों में, 4 महीनों में इतना माहौल चेंज हुआ कि ये है दुनिया असली। हम लोग हम्म, जंगल में रहते हैं, हमें तो दुनिया का पता ही नहीं है। हम तो एक गाँव में जाते हैं, वो भी डरते-डरते जाते हैं, जो जो कुछ चाहिए चीज़ वो बार-त्योहार पे जाते थे गाँव में भी। तो हम्म, चीज़ लिया वहाँ से और वापिस हम लोग गाँव में आके बैठ गए, जैसे जंगल में रहते हैं। तो इस हम्म, तरीके से हमारा खाने-पीने का कोई पता नहीं था, कि खाना हम्म, क्या, अगर खाना नहीं है, तो हमारी माँ पानी भर के देगची चढ़ा देती, चूल्हा लगा देती, कहती बोले बेटा खाना बन रहा है, घाट बन रही है मक्की की, तुम बैठो, तपते रहो। हम लोग उस आग को देखते-देखते और वो देगची को देखते-देखते सो जाते कि खाना बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, वो उसी उम्मीद पे सो जाते। हम्म, हमारी माँ कभी हमारी उम्मीद नहीं तोड़ती थी, कभी हमें रोने नहीं देती कि खाना नहीं है आज। हम हम्म, ऐसे हालात से निकले और इस तरीके से बरसात आ गई, मेरे जो शादी के बाद जो मेरा पहला बेटी हुई, तंबू हाँ, उड़ के चला गया, मैं 4 घंटे, हम परसों ही बात कर रहे थे हमारे साहब के साथ और मेरे बेटे के साथ। मैंने कहा जब हाँ, पहला बरसात आई तो बड़ी वाली लड़की को लेके मैं 4 घंटे बक्से में बैठी रही हूँ। लोहे का बक्सा है जिसके अंदर, और मेरी माँ मेरे साहब को उसका ढक्कन पकड़ के खड़े रहे 4 घंटे तक। तो हम्म, जिसके सिर पे टेंट ही नहीं था, उसके सिर पे छत आ गया। आज पूरा समाज का नाम हो गया। आज पूरी लड़कियां विदेशों में हैं। आज कालबेलिया वर्ल्ड एक डांस सिखा रही हूँ मैं ऑनलाइन, और हमारी और भी लड़कियां सिखा रही है। ये बहुत बड़ी हम्म, बात है हमारे लिए कि मतलब एक वर्ल्ड के नाम से जाना जा रहा है हमारा डांस। बिल्कुल। तो तो से गुलाबो मिली, जी, इसको अ, इसको ये यूनेस्को में शामिल किया। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है और मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी कि इतनी विपरीत परिस्थितियां बार बार आपके सामने आती गई। जी, यहाँ पर तो सब कुछ होते हुए भी सब अब बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई है, पैसा भी है, लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, डिग्रियां हैं, सब जी, कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आग ठंडी पड़ जाती है, वो जज्बा नहीं होता है, रुक जाते हैं, हम दुखी होते रहते हैं। आपने अपने इस जज्बे को कैसे जिंदा रखा? एक तो मतलब चीज़ कई सबसे बार कई बार ऐसा नहीं लगा कि छोड़ देती हूँ, इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं, समाज कह रहा है मत करो, सब लोग कह रहे हैं मत करो, तो फिर भी कैसे बढ़ती गई आगे? बस यही कि मैंने भगवान पे विश्वास रखा सबसे बड़ा। और मेरे पापा मुझे कहते थे कि मेरी बेटी स्पेशल है। हमेशा जब मेरे को ज़मीन से निकाला तब, जब मैं बस मेरे पापा कहते थे कि स्पेशल है। स्पेशल है तो मैं यही कहती हूँ मैं स्पेशल ही हूँ, मेरे पापा मुझे कहते हैं। और मेरे को हो सकता है कि ईश्वर इस समाज में इसीलिए पैदा किया कि समाज का कुछ सुधार हो जाए। और मैं कभी हम्म, भी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं विदेश जाऊँगी या मेरा नाम होगा या मुझे पद्मश्री मिलेगी या मैं कहीं मैं जाऊँगी, बिग बॉस जाऊँगी या फिर टेलीविज़न में आऊँगी। मुझे ये कुछ भी नहीं, मैंने ये सोचा ही नहीं कभी। बस मैंने ये सोचा कि ईश्वर ने मेरा हाथ पकड़ा है और मेरे को स्टेज मिला है। स्टेज मेरा मंदिर है, पब्लिक मेरे लिए भगवान है और मैं भगवान के आगे डांस कर रही हूँ और एक रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें समाज का सुधार होगा। तो मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारी और नहीं मैंने पीछे घूम के नहीं देखा। अगर मैं पीछे घूम के देख लेती तो लोग मुझे पीछे पकड़ के बिठा लेते वहाँ पे। तो बस मैंने ईश्वर का हाथ पकड़ा हुआ था। आज भी मैं यही हूँ, पीछे घूम के नहीं देखती हूँ, नहीं पुरानी बातों को याद करती हूँ। बस मेरे को क्या करना है कल, वो मुझे याद करना है। कल क्या हुआ वो मुझे याद नहीं रखना। मुझे जो कल करना है वो मुझे याद रखना है। तो हर बार इंसान को ये सोचना चाहिए कि अपने को, अगर आप इस मार्केट में आ गए, आप कोई भी लाइन में चले गए, तो आपको हम्म, फिर ईश्वर एक ही बार मौका देता है, गेट एक ही बार खोलता है, उसमें आप चले जाओ। अगर उसमें जाने में थोड़ा-थोड़ा भी हिचकिचाए, तो वो गेट आपके लिए बंद हो जाएगा। मेरे लिए इतना बड़ा गेट, इतना बड़ा जो भगवान ने गेट खोला है, उसको मैं कभी बंद नहीं होने देना चाह रही थी।
बस मैं उसके अंदर चली गई और चलती जा रही हूँ, मैं उसको बंद नहीं होने दूंगी। बस मेरा इस ड्रीम है कि घर घर में गुलाबो हो जाए और ये डांस इतना जिंदा रहे कि मैं नहीं भी रहूं तो हर लोगों के दिलों पे गुलाबो ही रहे, इनका नाम रहे और कालबेलिया डांस रहे। तो मैं बस ये कि किसी से मेरे को डर नहीं लगा। मैं सबसे बड़ी बात बताती हूँ कि मैं मेरी मर्जी की मालिक रही। मैंने अपना आप की सुनी, मैं किसी की भी नहीं सुनती हूँ। मैं अपना आप की सुनती हूँ, मुझे क्या करना है? मेरे को मैं इसलिए मेरी सुन रही हूँ कि मेरे को भगवान अपने जो मैं बोल रहे हैं अपने को ये भगवान ही अरे यही अपने को राय दे रहा है कि हमने को क्या करना चाहिए। तो मैं अपना आप से बात करके ही आगे बढ़ती हूँ, नहीं कि मैं और किसी की राय लेती हूँ। दूसरे की राय भटका देती है इंसान को, खुद की राय सीधे रास्ते पे लेके जाती है। तो तो यही आपने, मेरी ताकत। आपकी जो बेटियां हैं, आपके बेटे हैं, आपकी कितनी, 3 बेटियां हैं? मेरी 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। तो अपने बच्चों को भी क्या आपने अ, यही संस्कार दिए हैं, यही उनमें ट्रेट्स दिए हैं कि आगे बढ़ते जाओ, अपने दिल की सुनो, क्या वो भी यही करते हैं? नहीं, मैं मेरा ये जब मैंने कँवारी थी, जब मैं बहुत सारे कंट्रियों में गई, जब मेरे को बहुत पढ़ाई की बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो मैंने एक ही ठान रखा था कि जब मैं अगर मेरी शादी हो जाएगी, मेरा बच्चा होगा, तो मैं उसको बेटी हो चाहे बेटा, मैं उसको पढ़ाऊँगी। इतना हुँ, पढ़ाऊँगी, वो इतना अच्छा इंग्लिश बोलेगा कि जो मैं आज नहीं बोल पा रही हूँ ना, वो मुझे वो जब बोलेगा मेरे सामने तो ऐसा लगेगा कि मैं बोल रही हूँ। तो हुँ, मेरा ये सपना था सबसे पहले। तो मेरी बेटी हुई सबसे पहले और 3 साल के बाद तो जब 3 साल की हो गई थी, तो मैंने डायरेक्ट उसको इंग्लिश मीडियम में डाला। वहाँ हुँ, पढ़ी फिर उसके बाद मैंने एमजीडी स्कूल में डाला उसको। एमजीडी स्कूल में मैंने हॉस्टल में रखा और वहाँ पे वो इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ी और मेरे 2 बेटे हुए उनको भी मैंने इंग्लिश मीडियम में डाला। तो पाँचों बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े और यहाँ तक कि हिंदी भी पढ़े हो, लेकिन बस मेरे को अपना आप में ये कमी थी कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रही, मैं पढ़ नहीं पा रही। तो मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं ही पढ़ रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया-लिखाया और जो मेरे पास जो हुनर था, वो मैंने उनको दिया। मेरी बेटी भी मेरा बहुत अच्छा मेरा डांस करती है। दूसरा वाला बेटा, पहला बेटा वो भी मेरे वाला डांस करता है आज और वो फ्यूजन ग्रुप भी चलाता है अपना। और अच्छा, तीसरे नंबर का जो बेटा है, वो मोटर बाइक जो स्टैंडिंग वगैरह या वो रेसिंग वो करता है और 2 बेटियाँ दूसरी वाली वो भी डांस भी करती है, गाती भी। मेरे वाला हुनर तो मैंने पूरा दिया उनको। उसके बाद हुँ, मैंने उनको बोला आप क्या करना चाहते हो, वो अपनी मर्ज़ी से। जो भी आप करो, किसी भी फील्ड में जाओ, पर बस आप पीछे घूम के मत देखना, आप चले जाना। तो बड़ी वाली बेटी उसने क्लासिकल डांस सीखा, राजस्थानी फ़िल्मों में उसने मेन लीड किया, 2-3 फ़िल्में की, अरविंद जी और नीलू मैम की फ़िल्म में पक्की हीरोगिरी और राजू राठौर उनमें उन्होंने हीरोइन का रोल किया। हुँ, और बस ये कि बच्चों को कोई रोक-टोक नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से जो दिल में उनके आएगा वो जो बनना चाहेंगे ना, वो ही बन पाएँगे। अपन ज़बरदस्ती कहे कि उनको बनना डॉक्टर बोला तू बन कलेक्टर वो कैसे बनेगा? वो तो उसके तो दिमाग में वही ना कि मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है। हुँ। तो ये है कि जो बच्चे अपने मन में आ जाए उनके कि हमें क्या करना है, तो उनको करने देना चाहिए और पेरेंट्स का बहुत बड़ा उन पे आशीर्वाद और उनको सपोर्ट होना चाहिए कि हम मेरा बच्चा किस लाइन में जाना चाहता है, तो वो ज़रूरी है पेरेंट्स का सपोर्ट होना और उसको सपोर्ट करेंगे बच्चे तो बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे जाएँगे वो बच्चे। और करना वो कुछ और चाहता है, पेरेंट्स कुछ और करते हैं तो वो जो करना चाहता है वो भी नहीं करेगा और पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो भी नहीं करेगा। तो वो बीच में रह जाती है ज़िंदगी फिर उसकी। बहुत बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पे पॉइंट की और आज के हमारे हमारे समाज में आज ये एक बहुत बड़ी समस्या है जहाँ पर माता-पिता और बच्चों के जो ख़यालात है उसमें अक्सर तो टकराव उनको होता उसमें है बहुत और बड़ा डिफरेंट है, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको जब पद्मश्री से नवाज़ा गया, मैं उसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी। 2016 की बात है ये? जी, जी। तो ये कैसे हुआ और वो पूरा जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था आपके लिए? देखो मैं 85 में अमेरिका जाके आई, बचपन से कर रही और कभी मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मेरे को एक भारत सरकार की तरफ से इतना बड़ा सम्मान मिलेगा और मैं इस लायक मैं हो गई हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं, मैंने ये सोचा कि अभी मेरी ज़िंदगी स्टार्ट ही हुई है। और जैसे ही मैं सुबह सो रही थी, सुबह 8 बजे मेरे को फ़ोन आया दिल्ली से कि गुलाबो आपको पद्मश्री के लिए नवाज़ा गया है और आपका नाम आ गया है उसमें। तो मैं सुबह-सुबह 8 बजे भगवान के टाइम सो ही रही थी और पद्मश्री के नाम से मेरी आँख खुली एकदम। तो मैं इतनी खुश हुई कि मैं किसको बताऊँ?
किसको बताऊँ, मैंने मेरी बेटी है, मैंने कहा मेरे बाद मेरी बेटी, मैंने उसको जगाया, मैंने कहा उठो राखी उठो, मैंने कहा पद्मश्री के लिए मेरा नाम आया। बोला है? तो मतलब एक ऐसा लगा कि खुशी तो हुई मेरे को, इतनी खुशी हुई कि अंधेरा आ गया आँखों के आड़े और खुशी के मारे। पर मेरे को एक ज़िम्मेदारी भी उसी टाइम पे मैंने अपने आप की ज़िम्मेदारी भी सँभाली कि मेरे को पद्मश्री मिली है, भारत सरकार ने जब इस लायक मुझे समझा है, तो मेरे पे एक ज़िम्मेदारी और आ गई है। एक कदम और बढ़ा है मेरा। ये आज तक यहाँ तक मेरा एक कदम था, अभी दूसरा कदम मैं बढ़ा रही हूँ और उस पद्मश्री को मेरे को बरकरार रखना है और उसको मैं सँभाल के रखना चाहती हूँ और उसको मैं और एक कदम आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो मैं हर 28 मार्च को सेलिब्रेट करती हूँ, कलाकारों को सम्मान देती हूँ। मेरे को पद्मश्री मिली, मेरी तरफ से मैं कलाकारों को पद्मश्री देती हूँ। उसी में से हिस्सा बाँटती हूँ। आप कलाकार, आप मेरे लिए इतने बड़े मान सम्मानीय हैं कि इस सब कलाकारों की वजह से आज फ़ोक डांस को पद्मश्री मिली है, तो ये मेरी नहीं है, सब फ़ोक कलाकारों की है। उनको मैं एहसास करवाती हूँ, उनको मैं खुश करती हूँ, उनको भी मैं सम्मान करती हूँ। उनको कहती हूँ कि आप इतनी मेहनत करें ताकि आप भी यहाँ तक पहुँचे। तो उनको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत भारत सरकार की बहुत आभारी हूँ कि मेरे को पद्मश्री के लायक समझा और पद्मश्री से मेरे को नवाजा गया। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से और अच्छा लगता है मुझे कि इस कला को पहली बार फ़ोक डांस को पद्मश्री मिली। बहुत सुंदर। तो गुलाबो जी, अब आगे क्या? आप सिखा भी रही हैं, इसको आगे बढ़ा भी रही हैं, आपका आपके रोम-रोम में बसा है ये नृत्य कालबेलिया। तो आगे के लिए अभी क्या विज़न है? आगे के लिए अभी देखो मैंने मेरा सबसे बड़ा एक सपना था कि मेरे 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 भगवान है ना, मेरा सबसे पहले मेरा भगवान मेरा डांस है। मेरा जीवन मेरा डांस है। मेरे हुँ, जो मैं हूँ ना, वो मैं मेरा डांस ही है, ये देख लो। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा डांस मर जाए, ये शरीर चला जाए लेकिन मेरा डांस ज़िंदा रहे। हुँ, उसके बाद मेरे बच्चे 5 है, मैं उनको भगवान मानती हूँ। हमारे साथ हुँ, तो है ही, लेकिन मैं हुँ, मेरे बच्चे मैं उनकी पूजा करती हूँ कि मेरे मेरे डांस के बाद मेरे बच्चे हैं, जो वो मेरे भगवान हैं, उनकी पूजा करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ये डांस ज़िंदा रहे। तो मेरा सपना था ये और मेरी बेटी ने पूरा किया। उन्होंने बहुत अच्छी डिज़ाइन किया है, बहुत अच्छी मेहनत करी है उसके ऊपर और आज तक कर रहे हैं। पुष्कर में मैं अपना स्कूल बना रही हूँ, कालबेलिया स्कूल और वहाँ पे ये गुलाबो स्कूल, संगीत। ये हाँ। कहाँ पर है? जयपुर में ही है? पुष्कर में, पुष्कर में। मैं ये चाहती हूँ पुष्कर कि सबको मुझे कहते हैं कि पुष्कर में क्यों बना रहे हो? रहते तो जयपुर में हो आप। मैं हाँ, कहती हूँ कि मैंने पुष्कर से स्टार्टिंग किया और पूरे वर्ल्ड में मैंने प्रोग्राम किया, इतना बड़ा नाम हुआ। हर लड़की वहाँ से निकलती है उस धरती से, उस जगह से तो वो भी गुलाबो बनेगी। तो मैंने वो स्कूल इसीलिए वहाँ पुष्कर में खोला है और 75% बन चुका है, बस उसकी फिनिशिंग बाकी है और अगर ये कोरोना नहीं आता तो उसकी ओपनिंग 28 मार्च को करने वाली थी मैं। पर अच्छा। वो बन गई। तो वो सबसे बड़ा मेरा सपना पूरा हुआ कि मैं इस कालबेलिया डांस को ज़िंदा रखूँ और आने वाली पीढ़ी को मैं प्रॉपर सिखा पाऊँ, जो बच्चे आज देख के सीखते हैं, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इसमें भी थोड़ा ज्ञान की ज़रूरत होती है, उनको दिल से सिखाना पड़ता है, उनको हर चीज़ बतानी पड़ती है। एक तो देख के इंसान सीखता है, एक नज़दीक आके सीखता है। तो उसमें हुँ, बहुत फ़र्क है कि जब मैं एक कालबेलिया गुरुकुल बनाना चाह रही हूँ, कि वो एक गुरु शिष्य वहाँ पे हो और वो वहाँ से सिर्फ डांस ही नहीं, हमारे समाज में जैसे हैंडीक्राफ्ट का बहुत सारे काँच का सिरे का काम होता है और जैसे मोती मनिया का काम होता है, ज्वेलरी का काम होता है, बीन बनाते हैं, चक्की कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें कालबेलिया लाइव दिखाना चाहती हूँ मैं वहाँ पे। कि इस तरीके से हम लोग जीते थे, जंगल में रहते, जड़ी-बूटी, हमारे बीमार होते हैं, ब अभी कभी डॉक्टर के नहीं जाते। हुँ, हम लोग ये इसी से काम चला लेते हैं, हमारी आयुर्वेदिक दवाएँ हैं हमारे पास में। काजल हम लोग बनाते हैं साँप के ज़ेर का। तो बहुत सारी चीज़ें जो उसको वापस ज़िंदा करना, मरते हुए जा रही है, उनको बहुत सारी संस्कृति की हमारी जो खत्म हो गई है, उसको वापस ज़िंदा रखना। और वैसे हुँ, उसी में लगी हुई हूँ और वो स्कूल बन रहा है। अभी ये जो कोरोना वायरस चल रहा है और ये इतनी मुसीबत की जो घड़ी आ रही है, इसमें हाँ, मैं बैठी नहीं हूँ। कोई अपने सब घरों में बैठे हैं अंदर, लेकिन मैं बैठे-बैठे मेरा पूरा दिन फ़ोन पे हाथ रहता है और मैं अपने खुद के घर के पैसों से मैंने मेरे कलाकारों को जो भी गरीब लोग थे उनको मैंने जो भी उनके सूखा राशन उनको दिया। हुँ, और अभी
अभी कल भी मैं बांट के आई हूँ सबको, और कंटिन्यू मैं कलाकारों की हेल्प कर रही हूँ। कलाकार भी नहीं, जो पन्नी चुगने वाले हैं, जो तंबू डेरे में रहते हैं, जो भी गरीब लोग हैं, घर पे आते हैं। एक दुकान पे मैंने कामधेनु दुकान है यहाँ पे फैक्ट्री चौराहे पे, उस पे मैंने खाता खुलवा रखा है कि आपको जिसको भी जरूरत है आप यहाँ आके ले लो। और बाकी वहीं, क्योंकि घर बुलाएंगे तो अभी लॉकडाउन में घर नहीं आ सकते, तो आप हाँ, दुकान से डायरेक्ट लेके जाओ। दुकान वालों को मैंने कह रखा कि आपको जितने पैसे बनेंगे हम देंगे, जो भी आए आपके पास में हमारे कलाकार, कोई गरीब भाई, आप उनको दे दो। तो बस मैं उन, अभी मेरा ऑनलाइन डांस चल रहा है, उसके पैसे मिले, उसको भी हमने अभी कलाकारों को पैकेट बना बना के उसके सूखे राशन का वो हमने दिया। तो बस यही है कि मैं जितनी हो सके मैं मेरे कलाकारों की और गरीब लोगों की सेवा करूं। मैं भी गरीब ही हूँ, लेकिन गरीब का दर्द तो गरीब ही समझ सकता है। जो अपने राजस्थान का कहना है कि एक रोटी में से आधी रोटी बांट के खाने वालों में से हैं अपने राजस्थानी भाई। तो सब में एक दूसरे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरे हेल्प इंडिया वाले बहुत अच्छे हैं, हेल्पिंग हैंड्स वाले वो भी बहुत अच्छे हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की, और उन्होंने मेरे समाज की, मेरे गरीब लोगों की हेल्प की, और उन लोगों ने बहुत मदद किया। हमारे पूनम भाई साहब कंगारो जी, वो बहुत मदद कर रही है बार बार। तो इस तरह के जो बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, ये गुलाबो संगीत संस्थान के बैनर के नीचे मैं सब कलाकारों को, गरीबों को ये खाना और जो सूखा राशन है वो पहुंचाती हूँ। तो मैं अभी भी, और मैं गाना गा के भी कोरोना का सुनाती हूँ सबको, मैं डांस करके सबको, मैं सब लॉकडाउन में बैठे हैं, लेकिन मैं घर में बैठे बैठे मैं मेरी बेटियों को डांस सिखाती हूँ, मेरी पोती है 2, उनको डांस सिखाती हूँ। और वो करके मैं सबको व्हाट्सअप करती हूँ या फिर फेसबुक पे डालती हूँ कि आप भी नाचो, आप भी बैठो मत। ठीक है, ये तो बीमारी है, 2 दिन की परेशानी, ये तो चली जाएगी। अभी ये मत सोचो कि अपन लोक हो गए, लोक नहीं हुए, अपने घर में एक आराम कर रहे हैं, फैमिली के साथ में रहने का मौका मिला है। और फैमिली के साथ रहो और नाचो गाओ, खुशियां मनाओ, और प्यार से रहो, कि भूल जाओ कि कोई कोरोना है, भूल जाओ कि कोई बीमारी है। इसको जितना बहुत अपने बढ़िया। दिमाग से हेवी करेंगे उतना हेवी होगा। इसको तो उतना है। बस पीछे पड़ जाओ कि भाग जा तू यहाँ से, हम कोई बीमारी से डरने वाले नहीं। राजस्थानी लोग तो इतना तीखा खाते हैं कि ये बीमारी तो अपने पास डट ही नहीं सकती। तो इस तरीके से मैं सब लोगों को कहती भी हूँ कि आप इसको डरो मत, इसको डराओ कोरोना को। गुलाबो और जी, आपका जो जज्बा है, जो आपकी एनर्जी है, अभी आप बोल रहे कि हटाओ यहाँ से, ये तो जानी ही है। हाँ, अगर यही जज्बा सब लोग अपने अंदर ले आए और इसी जज्बे से सब लगे, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ लोग बहुत ही लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, कब जाएगा, घर में हम बंद हैं। तो ये एनर्जी अगर आ जाए ना, मतलब मेरे ख्याल से हम सब साथ मिलकर बिल्कुल आनी लड़ चाहिए, सकते बस हैं ये कह इससे। रही हूँ, सब में आनी चाहिए, बस खाली ठीक है डॉक्टर कह रहे भाई मास्क लगाओ, वो बहुत जरूरी है, बिल्कुल। सैनिटाइजर करो वो बहुत जरूरी है, दूरियां रखो वो बहुत जरूरी है। घर से जितने निकलो की जरूरतमंद कोई चीज लेने के लिए फिर वो हम्म। जाओ, वापिस आओ, अपने कपड़े चेंज करो, नहाओ धो। ऑफिस बिल्कुल। में जाने वाले अपनी दूरी रखो, थोड़े से अपने को ध्यान से रहना, अपने को अपना आप को संभाल के रखना, ताकि अपने घर में परिवार भी है, उन बच्चों से भी आके मिलते हो, परिवार से भी आके मिलते हो, ताकि ये बीमारी घर तक नहीं पहुंचे, बाहर की बाहर ही रहे। अपना आप का ध्यान ख्याल भी रखो। ये नहीं कि दोस्त मिल गए तो गले मिल गए, अरे यार अपने तो कोई बीमारी नहीं है, चलो बैठते हैं चाय पीते या बिल्कुल। गप्पे लड़ाते। ऐसे नहीं करो, थोड़ी दूरियां रखो। और बस, और इससे डरो मत, मैं तो ये कहती हूँ इससे बिल्कुल मत डरो, इसको डराओ, जिससे आप खुद स्ट्रोंग रहोगे। स्ट्रोंग लोग होते हैं उनके पास में नहीं बीमारी आती है, नहीं कोई चोर आते हैं, नहीं भूत आते हैं, नहीं कोई भी नहीं आता है। और मैं इसको गा गा के कहती, मैं इसके ऊपर गाना भी, मैं मेरे वाले जो हरर वाला गाना ना, उसको भी मैं गा हाँ, के और सुनाती हूँ मैं सबको ही। तो 2 लाइनें सुना दीजिए, यहाँ पर भी बनता है। हाँ, आपको 2 लाइन, अभी क्या मैं 2 लाइन की 4 लाइन सुनाती हूँ हाँ। सबको। अरे रे 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 रे, री में तो नाचू री गाऊ, री में तो नाचू री गा, करोना ने भगाऊ रे। अरे रे 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 रे, री में तो नाचू। गुलाबो जी, आपकी आवाज ब्लॉक हो गई है, मेरे ख्याल आवाज नहीं सुन पा रही हूँ मैं आपकी। अरे रे 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 रे,
भक्ति में तो हाथ धोऊ ना, होरी में तो हाथ धोऊ ना, करुणा ने भगाऊ रे। अरे रे 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 रे, इस तरीके से करुणा को भगाती हूँ। मैं बहुत सुंदर। ले डंडा पीछे हो जाती हूँ कि भाई यहाँ तेरी जगह नहीं है, तू जा, भाग जा यहाँ से। तो कमाल है, कमाल है। मतलब मैं तो अचंभित हूँ, मतलब अमेजिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग है, क्योंकि आपने हर जो अभी आपने आपकी जिंदगी से जुड़ी कहानियां बताई है, सभी में एक चीज बहुत क्लियर है कि जो आपने ठान लिया है वो आपने पाया है। आप बस आगे बढ़ती गई है पॉजिटिविटी के साथ में। आपने सोचा मैं स्पेशल हूँ और ईश्वर का हाथ पकड़ा हुआ है और समुदाय को, अपने समाज को मुझे आगे लेकर जाना है, वहां सुधार है, कुछ होगा ही होगा। क्या होना है वो नहीं पता, कैसे होगा वो नहीं पता, पर होगा, ये होगा। दृढ़ निश्चय था आपने। और आज भी अभी जब आप कोरोना का ये गीत गा रही थी तो मैं वही दृढ़ निश्चय देख पा रही थी। जो मुझे करना है वो मैं करूंगी, डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हाथ धोने हैं, मास्क लगाना है, वो सब करूंगी, वो लेकिन सब कर उसके दूंगी। बाद डरूंगी नहीं मैं। तो बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। और इससे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हम कई बार कहते हैं बिल्कुल पढ़ाई लिखाई सब अपनी जगह जरूरत है, पर जब हम कहते हैं ना कॉमन सेंस जिसकी हम बात करते हैं, आपको देखकर आई थिंक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि पढ़ाई लिखाई आप नहीं कर पाई, लेकिन उसके बावजूद जो आपने क्रिएट किया है, जो एक लेगेसी आपने क्रिएट की, मेरे ख्याल से आने वाला पूरा आपका समाज, आने वाली कितनी ही पुश्तें ये मतलब याद करेंगे। ये एक आपने जो मील का पत्थर आप साबित हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत। मेरे पास एक्चुअली शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ, इतनी ज्यादा मैं इंस्पायर्ड हूँ अभी आपसे। और बहुत बहुत सुंदर। और कुछ चीजें जो आपने कही, आई थिंक होप आपने कभी नहीं छोड़ी, बहुत ही एक आप सदैव ये रही कि क्या करना है, कुछ तो होगा, आगे बढ़ना है। और बहुत बड़ी बात आपने कही अकाउंटेबिलिटी की, जिसे हम कई बार कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। पद्मश्री से नवाजा गया तो खुशी हुई, बहुत बहुत खुशी हुई, लेकिन उसके साथ ही एक जिम्मेदारी का एहसास आपको जो हुआ कि अब मुझे इसको और अगले लेवल पर लेकर जाना, इसको और बढ़ाना मुझे आगे से। अमेजिंग। आई थिंक लीडरशिप की एक बहुत बड़ी ये आई वुड से बहुत बड़ा ट्रेट है ये, कि अकाउंटेबिलिटी की खड़े हैं तो। और आपने हर कदम पर खुद उसे करके और लोगों को साथ लिया है। नहीं तो जो हम बोलते हैं ना कि लोगों को सिखाना कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, आपने वो किया, एक उदाहरण लोगों के लिए सेट किया और फिर लोगों को कहा कि अब आप भी करिए, जो बहुत खूबसूरत है। हम इसे कहते हैं लीडिंग बाय एग्जाम्पल। तो बहुत बहुत सुंदर। और आपसे हाँ जी, कहते हैं या तो करके देख लो या करे होगा घर देख लो। तो हम तो करके दिखाते हैं लोगों को कि ये ऐसे करोगे तब आप आगे बढ़ पाओगे। और मैं इसीलिए लोग आपको फॉलो करते हैं। जाओ, पहाड़ कैसे चढ़ेगा, फिर पहाड़ चढ़ के बताऊंगी तो वो पहाड़ चढ़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, इसीलिए लोग आपको फॉलो करते हैं, इसीलिए वो जो आप कहती हैं उस बात का इतनी वक़्त है, क्योंकि आपने खुद उसको जिया है, आपने वो एग्जाम्पल, वो उदाहरण सेट किया है। तो इसीलिए आई थिंक ये सब है। तो बहुत बहुत सुंदर और बहुत मजा आया मुझे। जब भी आपसे बात करती हूँ कुछ नया अपने लिए लेकर जाती हूँ। थैंक यू सो मच ये वक्त देने के लिए, ये एनर्जी मुझे देने के लिए। सच बता रही हूँ, मेरे अंदर एक बहुत नई ऊर्जा आ गई है, एनर्जी आ गई है। और सो थैंक यू सो मच। और बहुत जल्दी आपसे मैं मिलना चाहूंगी, आपका स्कूल भी देखना चाहूंगी जब भी वो रेडी होता है पुष्कर में, और आपका फार्म जहां पर हमने इंटरव्यू किया था वहां भी दोबारा आना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच गुलाबो जी। अभी मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि मैं ऑनलाइन डांस सिखा रही हूँ। अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो आप उसमें जुड़ सकते हैं और डांस भी सीख सकते हैं। और उस डांस के जरिए मैं लोगों को, जो भूखे प्यासे, जो गरीब लोग हैं, उनको मैं जो भी अन्न का जो पैकेट है वो हम लोग वहाँ पहुँचाते हैं, सूखा राशन उनको देते हैं। क्योंकि मेरे जो क्लास के पैसे सारे मैं उन्हीं को दे रही हूँ। तो कोई भी अगर उन कलाकारों को या फिर उन गरीबों को अनुदान भी अगर कोई देना चाहता है तो वो आपसे संपर्क कर ले, या फिर किसी को देना चाहे तो मेरे गुलाबो संगीत संस्थान से संपर्क कर ले और इस तरीके से गरीबों की हेल्प कर ले। क्योंकि राजस्थानी है, अपन सब एक रोटी में से आधी बांट के खाने वालों में से हैं। तो अपने अभी इस मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो ईश्वर अपनी भी हेल्प करेगा। तो ये है कि आप गरीबों की मदद करते हैं
गरीब का दिल गरीब ही जानता है। मैं तो ये जानती हूँ कि अपने अमेरिका में नहीं रहते, अपने हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के भी एक राजस्थान के टुकड़े में रहते हैं। राजस्थान हमारा इतना प्योर और इतना एक रहम दिल है और इतना एक प्यार से रहने वाला एक देश है अपना, उस देश के हैं अपन राजस्थानी। तो एक-दूसरे का बिल्कुल दर्द समझते हैं अपने। तो अगर कोई बिल्कुल भी अनुदान देना चाहता है या फिर कुछ अगर कोई जुड़ना चाहता है तो वो आपके ज़रिए या गुलाबो संगीत बिल्कुल। संस्थान के ज़रिए वो जुड़ सकता है और अपना अनुदान कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि तो दोनों चीज़ें होंगी। एक तो जो कालबेलिया नृत्य है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, एक पहचान है जिसकी। रादर मैं कहूँगी राजस्थान को अब कालबेलिया से जाना जाता है जी, ये वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर डांस अभी वर्ल्ड कालबेलिया वर्ल्ड चल रहा है अभी। ये कालबेलिया कालबेलिया बिल्कुल। तो आपके लिए मौका है, गुलाबो जी से, खुद गुलाबो जी से आप सीख सकते हैं। तो यदि एक तो वो ऑप्शन है और उसके साथ-साथ आपको ये मौका मिलता है कि आप सेवा कर सकते हैं, आप हेल्प कर सकते हैं उन लोगों की जो ज़रूरतमंद हैं। तो दोनों चीज़ों के लिए तो प्लीज़ आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं या गुलाबो संगीत संस्थान से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं इन कामों के लिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। थैंक यू इसके लिए, ये मौका देने के लिए गुलाबो जी। जी, And thank you so much. Thank you.